हेलो फ्रेंड्स, इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नई जीएसटी रिटर्न में आप पुराना जीएसटी किस प्रकार पे करेंगे और पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नई जीएसटी रिटर्न आने के बाद यदि आपका पुराना कोई टैक्स है तो वो किस प्रकार पे करेंगे और यदि पुराना कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किस प्रकार क्लेम करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे नई जीएसटी रिटर्न में पुरानी टैक्स लायबिलिटी आप किस प्रकार रिपोर्ट करेंगे या जो पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किस प्रकार क्लेम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यदि आपकी पुरानी टैक्स लायबिलिटी कोई है नई जीएसटी रिटर्न के आने से पहले तो उसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने पुरानी जीएसटीआर 3B में टैक्स भी पे नहीं किया है और जीएसटीआर 1 में आपने डॉक्यूमेंट की रिपोर्टिंग भी नहीं की है, तो उस केस में नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आपको डॉक्यूमेंट जीएसटी एनेक्स 1 में अपलोड करने हैं और टैक्स पे करना है। इसके साथ ही इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन क्रेडिट नोट को छोड़कर आपको रिपोर्टिंग करनी है। फ्रेंड्स, ये है जीएसटी एनेक्स 1। यहाँ पे टेबल नंबर 3 दिया गया है जहाँ पे कि आप रिपोर्टिंग करेंगे। मान लीजिए आपने बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई की थी लेकिन उसकी रिपोर्टिंग आपने जीएसटीआर 1 में नहीं की थी और जीएसटीआर 3B में टैक्स भी पे नहीं किया था, या फिर आपने B2B सप्लाई की थी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस रजिस्टर्ड व्यक्ति से रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो उस केस में भी आप उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करेंगे। यानी कि डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द पीरियड प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ द करंट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी अपलोडेड इन द रेलेवेंट टेबल ऑफ दिस एनेक्चर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिर्फ वो डिटेल ही अपलोड करनी है जो कि पहले आपने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाई हैं। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पे सप्लाई डिक्लेयर कर देंगे जीएसटी एनेक्स 1 में वो ऑटोमेटिकली अकाउंट फॉर हो जाएगी टैक्सेस के लिए और आपको उनके ऊपर टैक्सेस पे करना होगा। यह है जीएसटी RET 1 जहाँ पे कि ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएगी। जो डिटेल आप जीएसटी एनेक्स 1 में दिखाएंगे उसके बेसिस पर यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, जैसे कि B2C सप्लाई या फिर B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में आ जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि यदि आप इनवाइसेस की लेट रिपोर्टिंग करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट एंड लेट फी ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग लेट रिपोर्टिंग ऑफ इनवाइसेस ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, ये सिस्टम के द्वारा कंप्यूट किया जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। फ्रेंड्स, अब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने जीएसटीआर 3B में टैक्सेस तो पे कर दिए थे लेकिन जीएसटीआर 1 में आपने डॉक्यूमेंट रिपोर्ट नहीं किए थे, तो उस केस में अब आपको नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में जीएसटी एनेक्स 1 में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसके बाद टैक्स ऑटोमेटिकली जीएसटी RET 1 में चला जाएगा जहां पे जाके कि आपको एडजस्टमेंट करनी है। टेबल 3C सब कॉलम 5 के अंतर्गत आपको ये एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन यदि क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं तो उस केस में आपको अपवर्ड एडजस्टमेंट करनी है। टेबल 3A सीरियल नंबर 8 ऑफ जीएसटी RET 1। तो फ्रेंड, जैसे ही आप जीएसटी एनेक्स 1 में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उसके बेसिस पर उनकी डिटेल ऑटोमेटिकली जीएसटी RET 1 में टेबल 3A के अंतर्गत आ जाएगी और टैक्सेस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करनी है। इसके लिए टेबल 3C के अंतर्गत आपको एडजस्टमेंट करनी है। रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कंपोजिशन लेवी टू नॉर्मल लेवी इफ एनी और एनी अदर रिडक्शन इन लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने जीएसटी एनेक्स 1 में डॉक्यूमेंट अपलोड किए जिसका कि टैक्स ऑलरेडी जीएसटी RET 1 में आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर तो आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया था जीएसटीआर 3B में, इसलिए आपको वो टैक्स यहाँ पे रिड्यूस करने हैं। तो फ्रेंड्स, हम केस नंबर 3 ले लेते हैं। मान लीजिए आपने जीएसटीआर 3B में टैक्स को अकाउंट फॉर नहीं किया था लेकिन जीएसटीआर 1 में आपने डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट कर दिया था, तो उस केस में अब आपको डॉक्यूमेंट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में, लेकिन टैक्स की एडजस्टमेंट आपको करनी है जीएसटी RET 1 में टेबल 3A सीरियल नंबर 8 के अंतर्गत या फिर टेबल नंबर 3C सीरियल नंबर 5 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ये है जीएसटी RET 1 टेबल नंबर 3A सीरियल नंबर 8, यानी कि यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है क्योंकि आपने टैक्सी जीएसटीआर 3B में अकाउंट फॉर नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पे यूज़र को इनपुट भरने हैं लायबिलिटी रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ करंट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम एंड एनी अदर लायबिलिटी टू बी पेड। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ जीएसटी RET 1 टेबल नंबर 3A सीरियल नंबर 8 में आपका ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया है रेसिपिएंट से, मान लीजिए 18%,
जीएसटी कलेक्ट करना था लेकिन 28% कर लिया है, तो उस केस में जो एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया गया है उसकी एंट्री भी यहाँ पे यूज़र को ही भरनी है। इसके अलावा GST-RT1 में टेबल नंबर 3C सीरियल नंबर 5 दिया गया है, यानी कि यदि आपने GST-3B में कोई टैक्स अकाउंट फॉर किया था और उसमें आपको रिडक्शन करनी है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कंपोजिशन लेवी टू नॉर्मल लेवी इफ एनी और एनी अदर रिडक्शन इन लाइबिलिटी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए GST-RT1A के अंतर्गत आपको टेबल नंबर 3A सीरियल नंबर 4 के अंतर्गत एंट्री करनी है लाइबिलिटी रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ करंट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम एंड एनी अदर लाइबिलिटी टू बी पेड। यहाँ पे यूजर को ही इनपुट करना है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आपको पुराने टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी को किस प्रकार रिपोर्ट करना है। अब हम समझ लेते हैं कि यदि पुराने टैक्स पीरियड का आप इनपुट एज क्रेडिट लेना भूल जाते हैं तो नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में किस प्रकार क्लेम करना है। इसके लिए GST-RT1 में टेबल नंबर 4A के अंतर्गत सीरियल नंबर 4 दिया गया है एलिजिबल क्रेडिट आफ्टर 1 जुलाई 2017 नॉट अवेल्ड प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिटर्न बट एडमिसिबल एज पर लॉ ट्रांजिशन टू न्यू रिटर्न सिस्टम यूजर एंट्री। इस प्रकार यदि कोई एलिजिबल क्रेडिट है जो कि आपने पहले क्लेम नहीं किया है GST-3B में, मान लीजिए आपने सप्लाई रिसीव नहीं की थी और नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आने के बाद आपने वो सप्लाई रिसीव की है, तो अब आप उसका इनपुट एज क्रेडिट नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में GST-RT1 में टेबल 4A सीरियल नंबर 4 के अंतर्गत क्लेम करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको रूल 36 रूल 4 को भी याद रखना है जो कि इनपुट एज क्रेडिट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जो कि यह कहता है इनपुट एज क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स the detail of which have not been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37 shall not exceed 10% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the detail of which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37। यानी कि जो इनवाइसेस की डिटेल सप्लायर ने अपलोड की है और आपके GST Annex 2 में आएगी उसके 10% तक आप उन इनवाइसेस का इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जो कि सप्लायर ने अपलोड नहीं की है। फ्रेंड्स अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए आपने GST-3B में इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लिया था लेकिन सप्लायर GST Annex 1 में लेट रिपोर्टिंग करता है इनवाइसेस की, जिसकी वजह से कि नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में GST Annex 2 में आपके पास डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाते हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस केस में उनका इनपुट एज क्रेडिट ऑटोमेटिकली आपका GST-RT1 में चला जाएगा। इस केस में आपको रिवर्सल करना होगा क्योंकि आपने इनपुट एज क्रेडिट ऑलरेडी पहले क्लेम कर लिया था पुराने रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में। फ्रेंड्स यह है GST-RT1, यहाँ पे टेबल नंबर 4B सीरियल नंबर 3 दिया गया है जहाँ पे कि आप इनपुट एज क्रेडिट को रिवर्स करेंगे। Reversal of credit in respect of supplies on which provisional credit has already been claimed in the previous tax period but document have been uploaded by the supplier in the current tax period। ये अमाउंट आपको नेट ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इस प्रकार रेसिपिएंट को वो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करने होंगे जिस पर कि उसने इनपुट एज क्रेडिट ऑलरेडी GST-3B में क्लेम कर लिया था लेकिन जो कि अब उसके GST Annex 2 में अपीयर हो रहे हैं उसे उसने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से कि उसे इनपुट एज क्रेडिट यहाँ पे रिवर्स करना होगा। फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करेगा तो उस केस में जो पहले 2 महीने हैं उसके लिए उसे GST-PMT 8 में टैक्सेस पे करना है और इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करना है और तीसरे महीने के लिए उसे GST-RT1 फाइल करनी है। तो उस केस में फ्रेंड्स उसे GST-PMT 8 फाइल करना है। यहाँ पे टेबल नंबर 3 दिया गया है जहाँ पे कि वो लाइबिलिटी टू पे टैक्स रिपोर्ट करेगा और इनपुट एज क्रेडिट अवेल्ड उसकी डिटेल यहाँ पे देगा। यहाँ पे यदि वो एक्सेस इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करता है या शॉर्ट लाइबिलिटी रिपोर्ट करता है तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इस प्रकार यदि पुराने टैक्स पीरियड की कोई GST की लाइबिलिटी आपसे छूट गई है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न फाइलर के केस में, और जो इनपुट एज क्रेडिट आपने नहीं अवेल किया था GST-3B में उसे आप PMT 8 के जरिए क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स PMT 8 में जो इनपुट एज क्रेडिट अवेल किया जाएगा वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर अवेल किया जाएगा जिससे कि आप मेन रिटर्न यानी कि GST-RT1 में एडजस्टमेंट करेंगे। यह है GST-RT1 की मेन रिटर्न जहाँ पे कि टेबल नंबर 4D जहाँ पे कि आप एडजस्टमेंट करेंगे इनपुट एज क्रेडिट
availed eligible in PMT8 shall be available for adjustment in the main return of the quarter। फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी? कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।